नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैं डिजिटल लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अनमोल सिंह और आज के इस वीडियो में हम भारत के जितनी भी हिमालय की प्रमुख नदियां हैं उन सभी नदियों के बारे में जानेंगे और पार्ट 2 में हम सभी प्रायद्वीप नदी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। यह है हमारा प्यारा भारत। भारत एक नदियों से परिपूर्ण देश है और किसी भी नदी का एक ही मूल उद्देश्य होता है, या तो वह अपने बड़े नदी से मिले या किसी सागर, महासागर या किसी झील में जाकर मिले। इसके दक्षिणी क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी है और इसकी दूसरी तरफ अरब सागर है। यह दोनों प्रमुख जलीय क्षेत्र है जहाँ नदियाँ मिलती है। दोस्तों, हम भारत की नदियों को दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला भाग है हिमालयन नदी और दूसरा है प्रायद्वीप नदी। वैसे नदी जो हिमालय से निकलती है उसे हिमालयन नदी कहते हैं और जो नदी दक्षिण भारत में निकलती है उसे प्रायद्वीप नदी कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम सिर्फ हिमालयन नदी के बारे में पढ़ेंगे और प्रायद्वीप नदी को हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सिंधु नदी तंत्र को जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कैलाश पर्वत श्रेणी पर स्थित मानसरोवर झील के निकट सिंघी खंबा नामक जलधारा से होती है और यह भारत के दमचोक स्थान से प्रवेश करती है तथा चिल्लास नामक स्थान से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। फिर यह पूरा पाकिस्तान ट्रेवल करने के बाद यह कराची के पास से होती हुई अरब सागर में जाकर गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और यह भारत में सिर्फ 1114 किलोमीटर ही बहती है। दोस्तों, सिंधु नदी के कई सारे सहायक नदियाँ भी हैं, जिसमें से पहला है झेलम नदी। यह जम्मू कश्मीर और लद्दाख के वेरीनाग झरने से निकलती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह बुलर झील से बहती है तथा झंग के निकट चिनाब नदी में मिल जाती है। दोस्तों, इसकी दूसरी सहायक नदी चिनाब नदी है, जिसे हम चंद्रभागा नदी भी कहते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के टंडी में चंद्र एवं भागा नदियों के मिलने से बनती है। चिनाब नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से होती है। यह नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। दोस्तों, तीसरी सहायक नदी है रावी नदी। इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है। यह नदी हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर से बहती हुई पाकिस्तान के झंग के पास चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। रावी नदी को हम पारसनी या इरावती के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इसका चौथा सहायक नदी सतलज नदी है। इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस साल से होता है। भारत में यह नदी हिमाचल प्रदेश के सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है और इसका तिब्बत में इसे लांचेक खंबाव नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सिंधु नदी की पांचवी सहायक नदी ब्यास नदी है। इस नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट से होता है। यह हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी से बहती हुई पंजाब में हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी में मिलकर संगम बनाती है। इसकी छठी सहायक नदी है श्योक नदी। इस नदी का उद्गम रीमा हिमनद से होता है और इस नदी को मृत्यु नदी के नाम से भी जाना जाता था। इसकी और भी कई सारे सहायक नदियां हैं, जैसे कि नुब्रा, गिलगित, स्वात और काबुल। दोस्तों, सिंधु नदी में याद रखने वाले सबसे महत्वपूर्ण बात सिंधु जल समझौता है। यह समझौता 1960 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय विश्व बैंक की अध्यक्षता में पाकिस्तान के साथ की गई थी। क्योंकि सिंधु नदी भारत और विशेष रूप से पाकिस्तान में बहती है, इसलिए यह समझौता हुआ। इस समझौते की मुख्य बात यह थी कि तीन नदियां ब्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत तथा पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। इसके तहत भारत इस नदी तंत्र का 20% ही उपयोग कर सकता था। दोस्तों, सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जहां यह भारत में सिर्फ 1114 किलोमीटर ही बहती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम गंगा नदी तंत्र के बारे में जानेंगे। दोस्तों, गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलते हुए यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दोस्तों, इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी के रूप में जानी जाती है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में इस नदी को बहुत पवित्र माना जाता है और भारतीयों में इस नदी को लेकर बहुत आस्था और प्रेम है। दोस्तों, गंगा नदी की कई सारे सहायक नदियाँ भी है, जिसमें से सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है।
जो उत्तराखंड में बंदरपुर श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, जो प्रयागराज के प्रयाग में गंगा नदी में मिलकर संगम बनाती है। दोस्तों, सिंधु नदी की भी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे कि चंबल नदी जो मध्य प्रदेश के मेहू के निकट जानपाव पहाड़ी से निकलती है। फिर है बनास, फिर है सिंध, बेतवा और केन। दोस्तों, गंगा नदी तब गंगा बनती है जब इसमें दो नदियां आपस में आकर मिल जाती है। एक है भागीरथी और दूसरा है अलकनंदा। यह दोनों नदियों का संगम उत्तराखंड के देवप्रयाग में होता है। दोनों नदियों के संयुक्त रूप को ही गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा नदी में जब ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है तो मेघना के नाम से बंगाल के खाड़ी में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए समा जाती है। दोस्तों, गंगा की दूसरी सहायक नदी है सोन नदी। यह नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। यह दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो पटना के निकट गंगा में आकर मिल जाती है। फिर दोस्तों, इसकी अगली सहायक नदी है दामोदर नदी। यह नदी छोटा नागपुर पठार के पूर्व किनारे से निकलती है। इस नदी को बंगाल में हुगली के नाम से जाना जाता है। फिर है रामगंगा नदी। यह नदी गढ़वाल हिमालय में नैनीताल के निकट से निकलती हुई उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद के मैदानी भागों में प्रवेश करती है। फिर यह कन्नौज के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। फिर है काली नदी। इस नदी का उद्गम स्थान बेहद हिमालय के 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कालापानी नामक स्थान से होता है। इस नदी को महाकाली, गंगा काली और शारदा के नाम से भी जाना जाता है। फिर है गोमती नदी। दोस्तों, यह उत्तर भारत में बहने वाली प्रमुख नदी है। इसका उद्गम स्थान पीलीभीत जिले के फुलहर झील से होता है और यह गाजीपुर के निकट गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। दोस्तों, यूपी की राजधानी लखनऊ इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद है घाघरा नदी। यह नदी का उद्गम ट्रांस हिमालय के मापचा चुंगी हिमनद से होता है। यह नदी बिहार के छपरा में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। फिर है गंडक नदी। यह नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से होता है। यह नदी सोनपुर के निकट गंगा में आकर मिल जाती है और यह नदी अपना मार्ग बदलती रहती है, इसलिए इसे नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी के नाम से जाना जाता है। फिर है बूढ़ी गंडक। इसका उद्गम स्थान सोमेश्वर पहाड़ी से होता है। यह मुंगेर के निकट गंगा नदी में आकर मिल जाती है। दोस्तों, अंत में है हमारा कोसी नदी। इस नदी का उद्गम पूर्वी नेपाल में गोसाईनाथ चोटी के पास से अरुणा नदी के नाम से होता है। इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपने मार्ग परिवर्तित करती रहती है, जिसके कारण बिहार में भयंकर बाढ़ लाती है। दोस्तों, यह भागलपुर के निकट गंगा में आकर मिल जाती है। तो दोस्तों, अब हम हिमालय की सबसे अंतिम नदी के बारे में पढ़ लेते हैं, जो है ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों, इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर झील के निकट चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से होता है। इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। दोस्तों, यह तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है, जहां इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में सियांग, असम में ब्रह्मपुत्र तथा बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जमुना नदी दूसरी है और यमुना नदी दूसरी है। तो चलिए दोस्तों, अब हम ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, यह चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से उद्गम होती है और यह नामचा बर्मा से अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी के मार्ग पर अवस्थित है, जिसे असम सरकार ने माजुली द्वीप को नदी जिला घोषित किया है, जो भारत का एकमात्र नदी जिला है। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की कई सहायक नदियाँ भी है, जैसे कि दिबांग नदी, जो असम व अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है और सदिया के पास यह ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाती है। फिर है लोहित नदी। यह नदी तिब्बत के जयालुछू पर्वत श्रेणी से निकलकर असम व अरुणाचल प्रदेश में बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यह दोनों नदी दक्षिण पश्चिम दिशा में बहने वाली सहायक नदियां हैं। फिर है बूढ़ी दिहिंग। इसके बाद है धनसिरी। धनसिरी नदी यह नागालैंड की लोसांग पर्वत चोटी से निकलकर नागालैंड व असम में बहती हुई ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है।
दोस्तों इसके बाद है कपिली, जो बहती हुई गुवाहाटी के नज़दीक जाकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। फिर है बराक नदी, यह नागालैंड में माउंट जापोफ से निकलकर मणिपुर के दक्षिण की ओर बहती है। नदी बांग्लादेश में सुरमा नदी के नाम से जानी जाती है। बराक नदी ढाका के दक्षिण में पद्मा से मिलकर मेघना नदी बनाती है। इसके बाद है दिहांग नदी, जो बहते हुए माजुली के निकट आकर ब्रह्मपुत्र में आकर मिल जाती है। फिर है सुबनसिरी नदी, यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो असम के मैदान में बहती हुई लखीमपुर के निकट ब्रह्मपुत्र में आकर मिल जाती है। इस नदी पर 2000 मेगावाट की एक परियोजना लगाई गई है, जो देश की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना में से एक है। दोस्तों ब्रह्मपुत्र की और भी कई सारे सहायक नदियां हैं, जैसे कि रंगा नदी, जिया भरेली, पुथीमारी, मानस, तिपकई और संकोश। दोस्तों अंत में है हमारा तीस्ता नदी। यह नदी तिब्बत के नितामू झील से निकलती है और बांग्लादेश में दाहिनी ओर से ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। दोस्तों जलपाईगुड़ी शहर इसी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।